गुड मॉर्निंग। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे सफलता हासिल करें, कैसे सिलेक्शन लें। सफलता कैसे हासिल करें उसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या है इसको समझना, जानना नहीं, इसको समझना ज़रूरी है। तो इस बारे में गालिब ने लिखा है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब कर पार जाना है। कहने का मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। ये वो आग का दरिया है कि इस दरिया में, इस नदी में आपको उतरना होगा, लहरों से लड़ना होगा, भंवरों से लड़ना होगा। और जब ये सब कर लेंगे, करने में आप सक्षम होंगे, तभी आप इस नदी को पार कर पाएंगे, मतलब सिलेक्शन ले पाएंगे। मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने हार्ड वर्क में स्मार्टनेस लानी होगी। मतलब आपको स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों करना होगा। सिलेक्शन के लिए स्मार्ट वर्क क्या होता है? कहने का मतलब आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कंटेंट ही होते हैं, और ये ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम को सरल बनाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को एक धार देंगे, एक पैनापन देंगे, एक परफेक्शन देंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा। क्यों? ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर। शुरू करते हैं स्मार्ट वर्क का फार्मूला, मतलब सिलेक्शन कैसे हो, स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो इसका पहला मंत्र है, पहला स्टेप है, सेट द टारगेट एंड गेट ड टारगेट। कहने का मतलब सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि आपको कब तक सिलेक्शन चाहिए। इसके लिए आप डेट तय करिए कि आपको 1 साल में चाहिए, 1.5 साल में चाहिए। यकीन जानिए, अगर आप आज से प्रिपरेशन करना चालू करते हैं तो कम से कम 6 महीने लगेंगे कंप्लीट करने में। सारी चीज़ें कंप्लीट करने में, सिलेक्शन के लायक बनने में आपको 6 महीने लगेंगे। तो 6 महीने के बाद ही आप ये टारगेट तय करें। अब 6 महीने बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी 5-6 महीने में आएगा। तो 6 और 6 12 महीने, 1 साल कम से कम जो आपका टारगेट होगा वो 1 साल का होगा। अगर आप आज डेट तय करते हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि 1 साल के भीतर आपको सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ, किसी भी कीमत में। ये आपके एग्ज़ाम के नेचर के ऊपर भी है। जैसे आप यूपीएससी टारगेट सेट करते हैं तो यूपीएससी, उसका तो लंबा प्रोसीजर है। प्री एग्ज़ाम होने से लेकर 1 साल लगता है, तो प्री होगा उसके बाद, मतलब वहाँ 1.5 साल का टारगेट आपको सेट कर। जो भी हो, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है आपको टारगेट सेट करना कि आपको कब तक सिलेक्शन चाहिए। मेरी ये राय है कि आप टारगेट के लिए 1 से 1.5 साल का समय तय करिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भिड़ जाइए। कैसे? तो अगला स्टेप हम देखें कि आपको अपना सिलेबस तय करना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये तय करना होगा कि आपके कोर्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मतलब क्या नहीं पढ़ना है ये जानना और क्या पढ़ना है ये जानना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि सब कुछ के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना। मतलब किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, आपको सब कुछ पढ़ना होगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो सब कुछ के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ना, और दूसरा, कुछ कुछ के बारे में सब कुछ पढ़ना। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ के बारे में सब कुछ पढ़ना। पहली चीज़, आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। कि उसमें से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में एकदम गहराई में जानना है। क्यों? क्योंकि वहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। कहने का आशय ये है कि आपको ये पता करना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये कहाँ से पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गाइड होता है हमारा कौन? अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर, जो भी कह लें। मार्केट में बहुत आसानी से सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर मिल जाते हैं। जो एग्ज़ाम देना चाहें आप, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, चाहे यूपीएससी, चाहे स्टेट पीएससी,
सभी के पिछले 10-15 सालों के सॉल्व पेपर बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो आप जो भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसके सॉल्व पेपर लीजिए, कम से कम 10 सालों का, उसका एनालिसिस करिए कि एग्ज़ाम में किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। एनालिसिस करने के बाद उनको आउट करिए, नोट करिए कि कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए, कितने क्वेश्चन साइंस से आए, कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के आए। और न केवल नोट करिए बल्कि सभी विषय के चैप्टर वाइज नोट करिए। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आए तो उन क्वेश्चन को प्राचीन भारत के कितने हैं वो एक जगह नोट करिए, मध्य भारत के कितने हैं उसको एक जगह नोट करें, मॉडर्न हिस्ट्री के कितने हैं उनको एक जगह। तो इससे क्या होगा, जब आप सारे सब्जेक्ट का ऐसे पॉइंट आउट कर लेंगे और ऐसे ही नोट कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। मतलब जैसे हम हिस्ट्री की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें या किसी भी, तो उस विषय में आपको ये साफ साफ दिख जाएगा। एनालिसिस करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस हिस्से से अधिकांशतः क्वेश्चन इस जगह से आते हैं। तो ये आपको एनालिसिस करना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसलिए धैर्य से करिए, अच्छे से करिए, जितना समय लगे उतना इसमें लगा दीजिए। क्यों? ये एनालिसिस आपको ये बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन वो कुछ जिसके बारे में सब कुछ पढ़ना है वो सॉल्व पेपर, पिछले 10 सालों के सॉल्व पेपर ही आपको बताएंगे कि आपको वो कुछ क्या है जिसके बारे में आपको सारी जानकारी कलेक्ट करनी है। अगला सवाल ये उठता है, सभी कॉम्पिटिटर के मन में उठता है कि कितना पढ़ें, कितने घंटे की पढ़ाई करें। मैं आपको बता दूं कि आप कितना पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़र में कोई मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आप कितना पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कैसे पढ़ते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, सेलेक्टेड पर्सन और रिजेक्टेड पर्सन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, एक मामूली सा अंतर होता है, वो है तैयारी करने का तरीका। एक सेलेक्टेड पर्सन के तैयारी करने का तरीका स्मार्ट वर्क होता है और जो रिजेक्टेड कॉम्पिटिटर है उसका प्रिपरेशन करने का जो तरीका होता है वो हार्ड वर्क तो होता है लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं होता। तो ये कितना पढ़ना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये मान के चलिए कि कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे रोज़ पढ़ाई में देने होंगे। और 8 घंटे से ज़्यादा नहीं। 8 घंटे से ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि ये 1 महीना 2 महीने की प्रिपरेशन नहीं है, ये कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 1 साल की प्रिपरेशन है। आप इतने लंबे समय तक जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा लोड नहीं दे सकते, इसलिए 6 घंटे कम से कम और 8 घंटे अधिक से अधिक आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए। आपको रोज़ करना है, रोज़ पढ़ाई करना है। यकीन जानिए, अगर आप अच्छे से ऐसा करते हैं तो आपका टारगेट 1 साल के भीतर मिल ही जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कौन सी पुस्तकों को पढ़ें सभी के मन में आता है, तो ये आपके एग्ज़ाम्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रायः सभी अधिकांश एग्ज़ाम्स के लिए जनरल स्टडी सभी जगह है। तो मैं उसके बारे में बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस की तैयारी के लिए आपको कौन सी पुस्तकें आवश्यक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको मंथली मैगज़ीन लेनी होगी। 20 मिनट रोज़ आपको मंथली मैगज़ीन को पढ़ना है। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, इनके बारे में न केवल आपकी जानकारी होगी बल्कि इनके बारे में आपकी एक समझ, आपका एक अप्रोच डेवलप होगा। जैसा कि मालूम ही होगा, आज के समय में सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर से कम 10% क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो जो इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए रोज़ नियम से आप 20 मिनट का टाइम करंट अफेयर्स को दीजिए। पहली चीज़, आपको मंथली करंट अफेयर्स की एक बुक लेनी होगी। दूसरा, आपको वर्ल्ड एटलस भी लेना होगा। वर्ल्ड एटलस जिसमें पूरे विश्व के देशों का मानचित्र रहता है, तो वो लेना होगा और इसको करंट अफेयर्स के साथ मिक्स करके पढ़ना होगा। जब भी करंट अफेयर्स में आप अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ रहे हैं तो किस जगह की घटना है, इम्पोर्टेंट घटना, उसको आप एटलस में देखें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके मन और मस्तिष्क में पूरे भारत का, पूरे विश्व का मानचित्र, नक्शा, मैप बिल्कुल प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन हैं उनका नेचर अब थोड़ा सा मैप के ऊपर आधारित है कि आप कितनी गहराई से किसी जगह की लोकेशन को समझते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, और वो ये कि आपको
जनरल स्टडी की तैयारी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली कोई एक बुक होनी चाहिए जो आपके हर विषय पर, चाहे वो इकोनॉमी का विषय हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो भारतीय संविधान हो, सभी विषयों के ऊपर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, ऐसी कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि आपको 9th, 10th, 11th, 12th NCERT की बुक खरीदनी चाहिए। लेकिन जब आप 9th, 10th, 11th, 12th की NCERT की बुक खरीदेंगे, पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा समय लगेगा। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जो NCERT के ही मैटर को, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करती हैं। मेरी नज़र में 2 पुस्तकें हैं जो पूरे सामान्य अध्ययन को कवर करती हैं। एक है यूनिक सामान्य अध्ययन जो 5 खंडों में आती है, इलाहाबाद की है, और दूसरी है TMH की सामान्य अध्ययन, टाटा मैकग्रा-हिल की सामान्य अध्ययन। ये पूरा जनरल स्टडी जीके कवर करते हैं और इनका जो कंटेंट है, इनका जो मैटर है वो बिल्कुल NCERT, मतलब हर चीज़ की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है। तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसको नियम से रोज़ पढ़ना चालू कर दीजिए। ज़्यादा पुस्तकों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। खासकर आपको वन लाइनर स्टडी मटेरियल बिल्कुल दूर रहिए। ये ट्रिक, ये फार्मूला, शॉर्टकट, इनसे बिल्कुल दूर रहिए। अच्छी पुस्तकें चुनें, कम पुस्तकें चुनें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला आपको बताया मैं क्या, मंथली मैगज़ीन, दूसरा वर्ल्ड एटलस, और तीसरा आपका सामान्य अध्ययन के लिए या तो यूनिक सामान्य अध्ययन ले लीजिए या फिर TMH की सामान्य अध्ययन ले लीजिए। ये पूरा कवर करते हैं। इसमें साइंस भी है, इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें सब कुछ है। कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या हो, तो पढ़ने का तरीका क्या हो उसको बाद में। पढ़ने के लिए आप टाइम टेबल तय करिए। पहले आप अपने 24 घंटे को देखिए और उस 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे वो निकालिए कि हमको कब पढ़ना है। ठीक है, अब वो 6 से 8 घंटे निकल गए तो आप उस 6 से 8 घंटे को मैनेज करिए। और जब भी मैनेज करें तो याद रखिए किसी भी हिस्से को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे आप UPSC दे रहे हैं तो UPSC में सिर्फ GS ही नहीं है, बल्कि GS के साथ साथ आपको हिंदी पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ना होगा, आपको AC के राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप क्या करिए, सभी के हिसाब से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। स्टेट PSC, कई स्टेट PSC में सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ सिर्फ GS और स्टेट की जानकारी है, तो उसके हिसाब से इस 6 से 8 घंटे को प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत अच्छा है SSC के जो पेपर है वो मुख्यतः 4 भागों में बटे होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS जनरल स्टडी। तो अगर आप 8 घंटे का समय देते हैं तो 2-2 घंटे सभी को बांट दीजिए। अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे में चारों पार्ट में 1.5 घंटे सभी को बांट दीजिए। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो किसी भी एक हिस्से को ना पढ़ें, बल्कि आप सभी पार्ट को बराबर टच करते चलें और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब मान लीजिए आप GS के लिए 2 घंटे का टाइम देते हैं, 120 मिनट का टाइम देते हैं, तो इस 120 मिनट में GS को कैसे पढ़ें, तो इसके लिए GS के जितने भी पार्ट हैं, देखिए GS अलग अलग विषयों का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें हिस्ट्री है, इसमें केमिस्ट्री है, इसमें फिजिक्स है, इसमें बायो है, इसमें जियोग्राफी है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इकोनॉमी है, इसमें जनरल नॉलेज एंड स्पोर्ट्स है, और इसमें आपके करंट अफेयर्स हैं। तो आपके 9 भागों में या कहें 10 भागों में बटा हुआ GS है। 10 में से एक भाग कौन सा, करंट अफेयर्स, उसको तो आप अलग से 20 मिनट रोज़ दे रहे हैं, रोज़ 20 मिनट दीजिए। इसके बाद जो 9 हिस्से बच रहे हैं GS के, ठीक है, उनको रोज़ आप 2 घंटे देना है। तो आप एक काम करिए, 120 मिनट दे रहे हैं तो क्या करिए, 15-15 मिनट हर सेक्शन को दीजिए। 15 मिनट हिस्ट्री, 15 मिनट केमिस्ट्री, 15 मिनट जियोग्राफी, सभी पार्ट को 15 मिनट रोज़ देना है। कभी भी आप ऐसा मत करिए कि आज GS का 2 घंटा है तो पूरा 2 घंटा हिस्ट्री को दे दिए, कल 2 घंटा पूरा संविधान को पढ़ लिए, परसों 2 घंटा पूरा बायो पढ़ लिए। जी नहीं, ये बहुत गलत तरीका है और इस तरीके को अवॉइड करिए। सबसे अच्छा तरीका है कि 15-20 मिनट ही पढ़ें, लेकिन सारे पार्ट को रोज़ पढ़ना है। कब से कब तक, मंडे टू सैटरडे। संडे छुट्टी रखना है, संडे गैप करना है। संडे क्या करेंगे, संडे आपका सबसे महत्वपूर्ण काम ये होगा कि आपने जो 6 दिन तक लगातार मेहनत किया है उसका मूल्यांकन करना।
उसका मूल्यांकन कैसे करें, इसके लिए आप टाइम टेबल में जाएं संडे के दिन, और इस टाइम टेबल को कितना 6 दिन तक आपने फॉलो किया, कितना नहीं फॉलो किया, क्या आपका आवक हुआ, क्या जावक हुआ, A to Z अपने 6 दिन का मूल्यांकन करिए और अगले 6 दिन का, अगले मंडे टू सैटरडे का टारगेट तय करिए। पिछले 6 दिन के आधार पे अगले 6 दिन का टारगेट तय करिए। और क्या करेंगे संडे को, वो भी मूल्यांकन करेंगे। कौन सा, जो आप मंथली मैगज़ीन लेते हैं, उस मैगज़ीन में बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पेपर छपते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका कोई एक पेपर लीजिए संडे के दिन, और संडे को बिल्कुल एक टाइम तय कर लीजिए, 2 घंटे का टाइम, चाहे आप 10 से 12, चाहे 1 से 3, वो आपके हिसाब से 2 घंटे का टाइम तय करिए और बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह, जैसे हम एग्ज़ाम में बैठ के सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी माहौल को लेकर टेबल चेयर बनाकर उस 2 घंटे में उस पेपर को सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि आप कहाँ चूक रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर केमिस्ट्री में वो टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब वो पार्ट आपका कमज़ोर है। हिस्ट्री में उस टाइप, तो टाइप को पता करिए, अपनी कमजोरियों को पता करिए, किस टाइप के क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हैं। तो अगले 6 दिन में क्या करें, उस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, उस टाइप का जो मटेरियल है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और फिर अगले संडे यही काम करना है कि अगले संडे आएगा, फिर 6 दिन का मूल्यांकन, अगले 6 दिन का टारगेट तय करना, फिर एक पेपर लेकर अपने आप को टेस्ट करना। ये सारी प्रक्रिया, 6 दिन की पढ़ाई, 1 दिन का मूल्यांकन कब तक चलेगा, लगातार तब तक चलेगा जब तक आपको सिलेक्शन न मिल जाए। आपने टारगेट सेट किया है कि आपको 1 साल के भीतर सिलेक्शन चाहिए, मैं कहता हूँ 1 साल के पहले ही आपको सिलेक्शन मिलना चालू हो जाएगा, अगर इन रास्तों को आपने अक्षरशः फॉलो किया तो याद रखिएगा, आपको प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होगा कि आप 6 दिन पढ़ें, 1 दिन मूल्यांकन करें। कैसे पढ़ें, जो आपने तय किया, पहली बात तो आपने तय कर लिया कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो जो क्या पढ़ना है, जो कुछ पढ़ना है, कुछ के बारे में सब कुछ पढ़ना है, तो वहाँ पर फैक्ट के पीछे नहीं भागना है। आप उन कुछ के बारे में सारी जानकारी हासिल करिए। कैसी जानकारी, ऐसी जानकारी जिससे आपका उस विषय पर कॉन्सेप्ट, उस पॉइंट पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर एक बार उस टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यकीन जानिए उस टॉपिक के सारे फैक्ट आपके दिमाग में अपने आप बैठेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट और फैक्ट, इन दोनों में क्या संबंध है, एक वृक्ष और वृक्ष का फल। अगर कॉन्सेप्ट जो है वृक्ष की तरह है, अगर आपने वृक्ष लगाया है, उस वृक्ष में, उस पौधे में फल ज़रूर लगेगा। तो आप वृक्ष लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपके पास फैक्ट ज़रूर याद होगा। और कभी भी आप इनको रटने की कोशिश ना करें। कितना रटेंगे, आप ट्रिक का उपयोग करते हैं, बहुत सारे ट्रिक, हज़ारों ट्रिक, लाखों ट्रिक। ये ट्रिक्स क्या होते हैं, किसी भी टॉपिक का सतही ज्ञान देते हैं। जैसे कल मैं किसी ग्रुप में देख रहा था कि गुलाब खिले तो सांस लो। अब ये क्या ट्रिक है, ये ट्रिक है कि जो सल्तनत, हिस्ट्री में सल्तनत काल है, उसके वंशों का नाम याद रखना। गुलाब खिले, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। अब आप सोचिए, इन ट्रिक को याद करके आप क्या सिलेक्शन ले सकते हैं? जी नहीं, ये तो सिर्फ सतही ज्ञान है, ऊपरी लेवल का ज्ञान है। एग्ज़ाम का जो डेप्थ है, क्वेश्चन का जो डेप्थ है, उसको समझिए। ये ट्रिक्स, शॉर्टकट, वन लाइनर स्टडी मटेरियल कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी टॉपिक पर ये ऊपरी ज्ञान देते हैं। जिस गहराई की ज्ञान की आवश्यकता आपके सिलेक्शन के लिए है, उस गहराई को ये टच कर ही नहीं सकते, इनका नेचर ही नहीं है। तो क्या ट्रिक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए? थोड़ा बहुत करना चाहिए। जैसे कुछ टॉप 10 याद करना है, विश्व की टॉप 10 पर्वत चोटियाँ, वहाँ आप ट्रिक्स लगा सकते हैं। आपको भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम देखना है, तो वहाँ आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले 10 देश याद करना है, वहाँ आप ट्रिक का यूज़ कर। बात समझ में आ रही? तो ट्रिक का उपयोग सिर्फ वहीं करें जहाँ एकदम आवश्यक है। बाकी जगह आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट में अगर ध्यान देंगे तो ये गुलाब खिले तो सांस लो, ये सब याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस टाइप के फैक्ट तो अपने आप याद रहते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे। विस्तार से पढ़िए और एक डेप्थ, एक गहराई को टच करते हुए पढ़िए। और जब गहराई को टच करते हुए विस्तार से पढ़ेंगे तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। और जब उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यकीन जानिए कि उस टॉपिक के जितने भी फैक्ट हैं
वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद हम देखें एक और रोचक विषय कि क्या सिलेक्शन के लिए या प्रिपरेशन के लिए कोचिंग का सहारा लेना चाहिए। क्या कोचिंग की भूमिका क्या है वो आपको समझना होगा। किसी भी कोचिंग की भूमिका है कि वो कॉम्पिटिटर को एक दिशा दिखाता है, मतलब वो आपको बताता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर लेफ़्ट साइड चलिए, फिर वहाँ से एक टर्न आएगा, वहाँ मुड़ जाइए, फिर 2, बस समझ में आ रही है आपको, दिशा डायरेक्शन देता है कोचिंग। तो आप डायरेक्शन लेने के लिए कोचिंग जाते हैं। अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं वो आपको डायरेक्शन नहीं देता, बल्कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पीडीएफ पढ़ लो, ये ट्रिक का। तो वो कोचिंग नहीं है, मतलब वो आपको कोच नहीं कर रहा है, वो आपको दिशा नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, वो आपको डाइवर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो कोचिंग की भूमिका क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरी ये राय है कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर, मेरे बताए हुए तरीके से 3 महीने घर पर अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल नियम को फॉलो करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। उसके बाद आप किसी भी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कोचिंग अच्छी है या कोचिंग अच्छी नहीं है। उसके बाद आप कोचिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप कोचिंग करते हैं तो अच्छी कोचिंग ज्वाइन करेंगे क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं। तो जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो ऐसी दशा में कोचिंग का सहारा लेना वो आपकी प्रिपरेशन को परफेक्शन देगा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी कोचिंग के पास ऐसा कोई मैटर नहीं है कि वो आपको सिलेक्शन दिला सके। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप 3 महीने घर पे तैयारी करिए बहुत अच्छे से, जैसा मैं बताया हूँ, जिन पुस्तकों को बताया हूँ, टाइम टेबल बनाकर। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोचिंग करना चाहिए तो आप कोचिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग करने का मतलब है कि आपका 4 घंटे का समय कोचिंग में जाएगा। आपके पास टोटल टाइम कितना है? 8 घंटे। और इसमें से 4 घंटा मतलब 50% टाइम जब आप कोचिंग में देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कोचिंग में 4 घंटे जो दे रहा हूँ मैं उसमें कितना गेन हो रहा है, या मैं उतना समय घर में दे दूँ तो कितना गेन हो रहा है। और जब लगे कि कोचिंग में ज़्यादा गेन हो रहा है तो आप कोचिंग को ज्वाइन करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग में उतना गेन नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको फिर घर पे ही तैयारी करना बेहतर होगा। तो ये आपकी इच्छा है कि कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, कि कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो ऐसी सावधानियों में सबसे पहली बात यह है कि आपको मित्र और पुस्तक, बुक, ये दोनों चुनने में बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मित्र कम रखें, अच्छे रखें। ऐसे ही मित्र या ऐसे ही दोस्तों को साथ में रखिए जो आपके लाइन से संबंधित हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो भी कैसी प्रकार की तैयारी? आपके तरह से तैयारी कर रहे हैं। अगर वो किसी दूसरे तरीके से फैक्ट के पीछे भाग रहा है या वन लाइनर स्टडी मटेरियल उपयोग कर रहा है या ट्रिक्स वगैरह, तो ऐसे लोगों के साथ जब आप दोस्त रहेंगे तो ये आपके मन में हीन भावना लाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आप में एक हीन भावना आएगी, अरे यार वो ट्रिक का उपयोग कर रहा है तो उसका नॉलेज, जी नहीं, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। हमको सबके बारे में जानकारी नहीं लेना है, हमको कुछ कुछ के बारे में सब जानकारी लेना है। तो आप ऐसे ही मित्र चुनिए जो आपके तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि जब भी किसी टॉपिक पर, कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उस मित्र के साथ डिस्कस करें और उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मित्र चुनते समय आप बहुत सावधानी रखें, कम रखें, अच्छा रखें। बिल्कुल वही चीज़ बुक्स अच्छी रखें, ज़्यादा नहीं रखना है, कुछ रखना है लेकिन अच्छी रखना है। बुक्स का नाम तो मैं बता चुका हूँ, उन्हीं पुस्तकों को रखिए। और जब वो पुस्तकें पूरी पढ़ लें, आपको सफिस ऐसा लगने लगे कि काफ़ी हो गया, बहुत कुछ हो गया है, तो आप उन विषयों पर पर्टिकुलर जो विशेषज्ञ हैं, संविधान पे जो विशेषज्ञ की पुस्तक है या हिस्ट्री पे जो है, उनको पढ़ना चालू करें। बुक्स कम रखें लेकिन अच्छी रखें। दूसरी सावधानी ये कि कभी भी रटने की कोशिश ना करें। जब भी पढ़ें समझ के पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रटने के पीछे बिल्कुल मत भागिए, शॉर्टकट कभी मत अपनाइए। शॉर्टकट है ही नहीं। आपको मालूम है कि आपका सिलेक्शन 8 महीने के बाद ही होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको 8 महीने के पहले सिलेक्शन नहीं दिला सकती। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। तीसरी सावधानी ये कि जो वन लाइनर स्टडी मटेरियल है, जो शॉर्टकट ट्रिक या फार्मूला बनाकर जो पढ़ाई करते हैं, इन सबको बिल्कुल अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि ये किसी भी विषय पर बिल्कुल सतही ज्ञान, ऊपर ऊपर की जानकारी देते हैं, और इस सतही ज्ञान से आपका होना जाना कुछ नहीं है। इसके अलावा हम देखें कि आप
इस बात में भी सावधानी रखें कि आप टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 6 दिन तक रोज़ पढ़िए और 7वें दिन इसका मूल्यांकन हर संडे करिए, ताकि आप अपने टाइम टेबल को और अच्छा करते जाएं। अंतिम बात यह है कि आप सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक या और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनसे दूरी बनाइए। क्यों? क्योंकि आपके समय को ख़राब करते हैं। थोड़ा बहुत उपयोग करिए, कोई बुराई नहीं है थोड़ा बहुत के लिए, लेकिन आप इसमें 2-3 घंटे का समय दे दें तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। यूट्यूब कुछ एक चैनल अच्छे हैं, लेकिन आप अधिकांश चैनल को देखें तो अधिकांश ये ट्रिक, फार्मूला, वन लाइनर अप्रोच, इस फलाने कोचिंग का स्टडी मटेरियल, उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल का PDF, यही सब देने का काम करते हैं। अरे भाई, अगर ये स्टडी मटेरियल जिसका PDF आप दे रहे हो अगर इतना उपयोगी होता तो आपका सिलेक्शन हो गया होता, फिर आप इस सोशल मीडिया पे फालतू का काम नहीं करते होते। ये तो कॉमन सेंस है ना। तो सोशल मीडिया आपको मिसगाइड करता है, आपका समय ख़राब करता है, इसलिए आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखिए। तो ये सारी बातें थी आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के रूप में कैसे परिवर्तित करें ताकि आप सफल हो सकें। स्मार्ट वर्क का फार्मूला। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होंगी, और ये अपेक्षा भी करता हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इन बातों का अनुसरण करके आप उस एग्ज़ाम में सफल हों, उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हों। ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।